Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से कपल्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको IVI अब आगे नहीं कराना चाहिए। कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनमें IUI जो है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ये क्या होता है अभी ये भी बता देंगे आपको। लेकिन असल मकसद जो है आज की इस वीडियो में हमारा आप लोगों को बताने का वो ये है कि IUI किन लोगों में फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ताकि वो लोग इससे बच सकें और इसमें जो है अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होने से बचा सकें, है ना। तो देखिए IUI बेसिकली होता क्या है कि स्पर्म के जो ट्रेवलिंग का जो टाइम होता है ना उसको रिड्यूस किए करना, उसको डिक्रीज करना, ट्रेवलिंग टाइम को डिक्रीज करना, कम करना, यही इसका असल मकसद होता है। क्या करते हैं कि स्पर्म को वॉश करने के बाद डायरेक्टली यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है। यही जो है प्रोसेस, ये जो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है ये इस प्रोसेस को हम लोग IUI या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में असल मकसद जो है वो ये है कि किन किन लोगों में IUI होने के जो है फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किन लोगों को IUI से बचना चाहिए, वो चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि IUI किन लोगों को नहीं कराना चाहिए। तो देखिए ऐसे कपल, ऐसे लोग जिन्होंने 2 से 3 मरतबा IUI करा लिया है और तीनों मरतबा फेलियर हुआ है, तो अब उनको जो है इस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा गैप देना चाहिए। अब उनको बार बार रिपीटेडली जो है IUI नहीं कराना चाहिए। अगर 2 से 3 मरतबा IUI ऑलरेडी फेल हो चुका है तो आप ये ना सोचें कि लाओ 2-3 मरतबा और हम ट्राई कर लें और बार बार कोशिश करते रहें। इसमें फिर कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। IUI के फेल्योर के चांसेस ज़्यादा हैं, सक्सेस के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। फिर ऐसी सूरत में अगर 2 से 3 मरतबा ऑलरेडी फेल हो चुका है, 2 से 3 साइकिल आपने IUI ट्राई किया बट वो फेल्योर उसमें आपको देखना पड़ा, तो अब आपको इस ट्रीटमेंट में गैप देना चाहिए या तो फिर आपको IVF की तरफ जाना चाहिए। IVF आप करा सकते हैं या फिर आपको जो है नेचुरल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जैसे कि होता है, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है इनफर्टिलिटी का, एक मतलब आपको वहां पर ट्राई करना चाहिए या फिर बिना किसी ट्रीटमेंट के आपको नेचुरली जो है कंसीव होने के लिए ट्राई करना चाहिए। एक बात तो हो गई है। दूसरा, ऐसी फीमेल कि जिनमें क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं ना, अगर वो उनका ब्लॉकेज है, अगर फेलोपियन ट्यूब जो है पेटेंट नहीं है, उनमें ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, वो कैसा भी ब्लॉकेज हो सकता है, तो अगर उनमें ब्लॉकेज है तब भी IUI आप लोगों को नहीं कराना चाहिए, है ना। उसमें भी IUI के फेलियर बिल्कुल होंगे ही होंगे, इतना सक्सेस नहीं होगा वो। तो अगर फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज है तो उसमें भी आपको IUI नहीं कराना चाहिए। इसी तरीके से फेलोपियन ट्यूब अगर जो है आपकी डैमेज है या फिर उसमें सूजन है, स्वेलिंग है ना, इन्फ्लेमेशन है उसका, तो फिर ऐसी सूरत में भी आप लोगों को IUI से बचना चाहिए, IUI नहीं कराना चाहिए। मेल पार्टनर के आफ्टर वॉश स्पर्म काउंट जो है अगर लेस देन 15 मिलियन आ रहे हैं, 10 मिलियन है, ओलिगोस्पर्मिया है, मोटेलिटी वगैरह का इशू है अगर उसमें, यानी कि एबनॉर्मल स्पर्म काउंट है अगर, तो ऐसे लोगों में भी IUI नहीं कराना चाहिए। IUI से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, उसमें फेल्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ये चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं कि अगर ये फैक्टर्स आप लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप लोगों को IUI से बचना चाहिए और IUI जो है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन वो नहीं कराना चाहिए। और फिर पहले ये जो रीजंस पाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर अगर आपका जो है फेलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक हैं तो उनके ओपन करने का जो भी तरीका हो, है ना, वो तो डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज है तो वो कैसा है, एक साइड में है या दोनों साइड में है, या फिर उसको जो है मेडिसिन के थ्रू क्योर किया जा सकता है या फिर उसके लिए सर्जरी होगी, वो कंडीशन को देखने के बाद पता चलता है। इसी तरीके से स्पर्म काउंट का अगर इशू है ना, अगर सूजन है फेलोपियन ट्यूब की, वो मेडिसिन के थ्रू आमतौर पे सही हो जाती है ना, वो आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए पहले। इसी तरीके से स्पर्म काउंट का इशू है अगर मेल पार्टनर में ओलिगोस्पर्मिया है उनको, तो फिर उसका ट्रीटमेंट उनको पहले लेना चाहिए, उसके बाद आप लोग IUI की तरफ जा सकते हैं या फिर नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट जो होता है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। आप लोगों को हमेशा हम यही रिकमेंड करते हैं या फिर जो हमारे पेशेंट होते हैं उन लोगों को हम यही बताते हैं
कि जो इसका एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है स्पर्म काउंट को इन्हांस होने के लिए या फिर कंसीव होने के लिए, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो 3 to 4 मंथ्स का टाइम हम लोग लेते हैं इस ट्रीटमेंट में, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस बीच में बेबी ज़रूर कंसीव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे सेंटर पे जो पेशेंट प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेते हैं 3 to 4 मंथ्स में उनका जो है कंसीव ज़रूर हो जाता है। तो एक मरतबा आप लोग नेचुरली कंसीव होने के लिए कोशिश करिए, और ये प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, हर्बल मेडिसिन के थ्रू आप एक मतलब इनको अवेल करिए और कोशिश करिए कि आपको आसानी से नॉर्मली अगर कंसीव हो जाए तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी कि किन लोगों को आईयूआई से बचना चाहिए, आईयूआई के फेल्योर किन लोगों में होते चांसेस ज़्यादा होते हैं फेल्योर के, वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।